हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल एपीएस क्लासेस। आप सभी का स्वागत है लेक्चर 2 में इम्प्रॉपर इंटीग्रल के। ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1 आज सुबह ही अपलोड किया है और आप उसे देख सकते हैं, फिर आप लेक्चर 2 को आराम से देखिए। फिलहाल चलते हैं लेक्चर 2 पे। और सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ प्रॉपर इंटीग्रल। देखो, इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको हम बताने वाले हैं कि जो भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपका है ऑफ द फर्स्ट काइंड या फिर ऑफ द सेकेंड काइंड, उनके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका पार्ट है कि व्हेन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑफ द फर्स्ट काइंड। ठीक है, और फर्स्ट काइंड का होता है तो मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर 1 में बता रखा है कि फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल में जो आपको यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल में ए और बी और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और डी एक्स दे रखा है, तो या तो ये इनफाइनाइट होगा प्लस का, ये इनफाइनाइट होगा माइनस का, या फिर ये माइनस इनफाइनाइट ये प्लस इनफाइनाइट दोनों एक साथ ऑकर करेंगे। ठीक है, और ये जो आपको फंक्शन है वो इस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर जो है बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ए टू बी जो भी है आपका प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इसमें से या तो ए माइनस इनफाइनाइट हो जाए या तो बी प्लस इनफाइनाइट हो जाए, या तो दोनों के दोनों एक ही साथ जो है माइनस और प्लस इनफाइनाइट को मतलब अकर करें। और जो फंक्शन है वो फंक्शन इस पर्टिकुलर जो है इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या हो, बाउंडेड हो, तो हम बोलते हैं फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, तो इनके कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो सबसे पहला केस इसमें ये लेके चलते हैं कि जब आपका जो b है ना, मतलब ये जो अपर लिमिट है ये इनफाइनाइट होता है, तो क्या करते हैं, तो t टेंस टू इनफाइनाइट करते हैं और a टू t करते हैं, एफ एक्स डी एक्स करते हैं, और यहाँ पे t इज़ ग्रेटर देन a लेके चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम कन्वर्जेंट तब बोलेंगे जब ये राइट हैंड साइड में जो लिमिट आ रही है ये एग्जिस्ट फाइनाइटली हो जाए। ठीक है, एग्जिस्ट फाइनाइटली मतलब ये एक फाइनाइट वैल्यू को दे, तो हम बोलेंगे कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है। और अगर ये प्लस इनफाइनाइट को चली जाए या फिर माइनस इनफाइनाइट को चली जाए, तो ये जो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। और अगर ना तो कन्वर्जेंट मिल रहा है ना डाइवर्जेंट मिल रहा है, मतलब कि ये क्या है, ऑसिलेटिंग नेचर का है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो मैंने ये सब लिख रखा है, ये जो मैंने लिख रखा है, जो अभी मैं आपको बताया हूँ उसी को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है वीडियो अपलोड होने के 24 आवर बाद मैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आपको कमेंट सेक्शन में पिन मैसेज में करके दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप पहले वीडियो को देख लीजिए, पीडीएफ तो आपको सारे मिल जाएंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में सेकंड में क्या कह रहा है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड ये भी है। तो पहले वाले में क्या देखे कि b जो है प्लस का इन्फिनिटी हो रहा था, तो क्या करते थे, अभी ऊपर हमने देख लिया। अभी सेकंड वाले में क्या करना है कि आपको यहाँ पे a जो है वो माइनस का इनफाइनाइट हो रहा है, तो क्या करना है, तो t टेंस टू माइनस इनफाइनाइट कर दीजिए, यहाँ पे t पुट कर दीजिए, यहाँ पे b को ऐसे ही रन दीजिए और ये ले लीजिए, यहाँ पे t लेस देन b होगा। अब जो है यहाँ पे जो आपको दे रखा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये कन्वर्जेंट तब होगा जब इस लिमिट की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू हो जाए, और डाइवर्जेंट तब होगा जब ये प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करने लगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, और तीसरा पॉइंट क्या है कि फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल में दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाए, ये माइनस इन्फिनिटी को चला जाए, ये प्लस इन्फिनिटी को। ठीक है, मतलब कि ओपन माइनस और प्लस इंटरवल जो है आपका हो गया इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, और जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में बाउंडेड होना चाहिए, तभी फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल मिलता है। ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1 में पूरी डिफिनीसन डिटेल में बता रखी है और एग्जांपल्स भी बहुत सारे आपको बताए हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रखा है फिनोमिनन जो है, आप क्या करेंगे, माइनस इन्फाइनाइट से सी पे जाएंगे, सी से प्लस इन्फाइनाइट, और यहाँ पे t1 टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट करेंगे, t2 टेंस टू प्लस इन्फाइनाइट करेंगे। अब यहाँ पे जो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इसको हम फाइनाइट तब बोलेंगे, सॉरी इसको हम कन्वर्जेंट तब बोलेंगे जब ये दोनों के दोनों कन्वर्जेंट हों और इंडिपेंडेंट टू ईच अदर हों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इज सेड टू बी कन्वर्जेंट if both the limit on the right hand side exist finitely and independent to each other, otherwise it is said to be a divergent। उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंस की बात समझ में आ गई होगी तीनों केस में। जब पहला केस क्या है, जब b आपका प्लस इनफाइनाइट हो जाए, दूसरा केस क्या है, जब आपका a माइनस इनफाइनाइट हो जाए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट है यहाँ पे ए और बी, और तीसरा केस क्या है कि जब लोअर लिमिट माइनस इनफाइनाइट और अपर लिमिट प्लस इनफाइनाइट हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे। चलिए अब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड में आपको बताया गया था कि जो यहाँ पे इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन होता है ए बी, ये तो रहेगा बाउंडेड, लेकिन जो एफ ऑफ एक्स है, बाउंडेड का मतलब क्या है कि ए और बी की वैल्यू फाइनाइट रहेगी, इनफाइनाइट नहीं होने वाली है। और जो यहाँ पे जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स इन इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है,
अनबाउंडेड हो जाएगा, तो हम बोलते हैं कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड है। तो चलिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड में हम देखते हैं क्या क्या करना है। तो पहला केस ये है कि जब आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड में आपका जब फंक्शन जो है इस बी पर इनफाइनाइट को अप्रोच करें, तो हमको बी तक जाना ही नहीं है, बी माइनस एप्सिलॉन कर लेंगे और यहाँ एप्सिलॉन टेंस टू जीरो कर लेंगे। ध्यान रहे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड में एप्सिलॉन टेंस टू प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट था, बट इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड में जब भी कन्वर्जेंस चेक करेंगे तो लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू जीरो पे ही जाएगा। ठीक है, ये इसकी एक ब्यूटी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब इस पर्टिकुलर इम्प्रॉपर इंटीग्रल को आपको यहाँ पे जो दे रखा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसको हम कन्वर्जेंट तब बोलेंगे जब इसकी एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। इसको हम डाइवर्जेंट तब बोलेंगे जब ये वाली वैल्यू या तो प्लस इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाए। समझ में आ रहा है? अभी क्वेश्चन जब आप करेंगे ना तो लगेगा बड़ा इजी है, ये जो थियरी वेरी पढ़ रहे हो ना बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। और रियल एनालिसिस का सबसे इजी चैप्टर कह सकते हो कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, अगर समझ में आ गया तो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, और सारी डिफरेंसेस याद रही तो यहाँ पे ए पे ही इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा है, तो क्या करेंगे आप, ए पे जाना नहीं है, ए के थोड़ा आगे से स्टार्ट करना है, तो ए प्लस एप्सिलॉन ले लीजिए और एप्सिलॉन टेंस टू जीरो कर दीजिए और बी और एफ एक्स डी एक्स है। तो इस केस में जो यहाँ पे आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल दे रखा है ये वाला, तो ये कन्वर्जेंट तब होगा जब इधर क्या होगा, आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाए, और ये डाइवर्जेंट तब होगा जब इधर प्लस इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट मिल जाए। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो ये ऑसिलेटिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे केस की बात करते हैं। जब आपको देखो पहले केस में क्या था, अपर लिमिट पे फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है, दूसरे केस में लोअर लिमिट में इनफाइनाइट हो रहा है, और तीसरे केस में इनके बीच में इनफाइनाइट होगा। एफ एक्स बिकम्स इनफाइनाइट एट एक्स इक्वल टू सी एंड सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे दे रखा है आपको। तो इस केस में क्या करेंगे, तो देखो इस केस में क्या करेंगे, पहले ए टू सी एफ एक्स डी एक्स कर लेंगे और फिर सी टू बी एफ एक्स डी एक्स कर लेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे किस पे है, सी पे है, और यहाँ प्रॉब्लम सी पे है, तो यहाँ पे सी माइनस एप्सिलॉन कर लेंगे, एप्सिलॉन वन, यहाँ पे सी प्लस एप्सिलॉन टू कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल दे रखा है पहला ये यहाँ पे, तो इसको हम कन्वर्जेंट तब बोलेंगे जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू है, दोनों को दोनों कन्वर्ज करें, मतलब फाइनाइट वैल्यू प्रोड्यूस करें, और दोनों के दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी हों, एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, तो बोलेंगे कन्वर्जेंट है, अदरवाइज क्या है, डाइवर्जेंट है। चलिए आगे जो है एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो दे रखा है वो अगर कन्वर्जेंट नेचर का है तो किसी के का मल्टीप्लाई कर दो वो भी कन्वर्जेंट नेचर का हो जाएगा, और बीच में अगर आप तोड़ देते हो सी पर, ठीक है, तब भी कन्वर्जेंट ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्जेंट ही रहेगा। आगे एक क्वेश्चन करेंगे, देखो क्वेश्चन बड़ा ईजी सा है, और एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये दे देगा, बोलेगा कि ये किस टाइप का जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फर्स्ट काइंड है कि सेकंड काइंड है कि थर्ड काइंड है, तो आप इसको देख के ही बता देंगे। यहाँ पे अपर लिमिट इनफाइनाइट हो रहा है तो ये, और यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल के इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है, वन टू ओपन, यहाँ पे इन्फाइनाइट है, तो वन टू इन्फाइनाइट के बीच में वन बाई एक्स क्या है, एक बाउंडेड वैल्यू है, क्योंकि वन पे तो वन ही आ जाएगा और एक्स टेंस टू जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो वन के बीच में फंक्शन लाई कर रहा है, बाउंडेड है। ठीक है, समझ पा रहे हो? मैंने ये बोला कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये फर्स्ट काइंड का है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वहाँ पे अपर लिमिट इनफाइनाइट हो रहा है, पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, और वन बाई एक्स जो फंक्शन यहाँ पे दे रखा है, तो ये फंक्शन इस पर्टिकुलर इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो इंटरवल दिया रहा है इंटीग्रेशन का, इसमें क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि वन बाई वन इज इक्वल टू वन, एंड अगर इन्फाइनाइट पुट करते हो तो वन बाई इन्फाइनाइट इज इक्वल टू जीरो, तो इसकी वैल्यू तो जीरो और वन के बीच में ही लाई करेगी ना, समझ पा रहे हो? तो ये आपका जो है सीन हो गया, यहाँ पे फर्स्ट काइंड का ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। आपको इतनी बात समझ में आई? एमसीक्यू में दे सकता है कि ये किस टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फर्स्ट काइंड का है, सेकंड काइंड का है, थर्ड काइंड का है, तो फर्स्ट काइंड का है। अब इसे सॉल्व करिए, जहाँ पे इन्फाइनाइट हो रहा है वहाँ पर टी टेंस टू इन्फाइनाइट कर दीजिए, और ऐसे सॉल्व करिए, इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर लॉग टी आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, लॉग टी, टी टेंस टू इन्फाइनाइट, वैल्यू इन्फाइनाइट, डाइवर्जेंट। आपको बता दें प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आएगा, और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड है, सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ पे भी आपको इन्फाइनाइट मिलेगी, ये भी एक डाइवर्जेंट होगा, आप इसे एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके एक बार इसको रीड जरूर कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में आपको अगर इंटीग्रेशन करने आता है तो काम बन जाएगा। ये भी आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड है, सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करिए,
आपका इंटीग्रेशन ऐसे मिल जाएगा, अपर लोअर लिमिट पुट करिए और यहाँ पे इनफाइनाइट को टी टेंस टू इनफाइनाइट लेके चलना ही है। लास्ट में जो टी की वैल्यू आएगी टी टेंस टू इनफाइनाइट कर दीजिएगा। टी टेंस टू इनफाइनाइट जैसे ही करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने के बाद आपको ये मिलेगा, टी टेंस टू इनफाइनाइट पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको फाइनाइट मिल रही है तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट नेचर का है, ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन काफ़ी मुझे तो इम्पोर्टेंट लग रहा है और ये क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगर मैं एग्ज़ाम में अगर पेपर सेट करूँ तो ये क्वेश्चन मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी है। आपको बस इसका इंटीग्रेशन करने आना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन कर दिए, अपर लोअर लिमिट पुट कर दिए, टी टेंस टू इनफाइनाइट कर दिए और टी टेंस टू इनफाइनाइट पे ये ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट और ई का पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1 और माइनस यहाँ पे -1 कैंसिल आउट होकर ये मिल जाएगा, मतलब प्लस होकर यह मिल जाएगा 1/m। और 1/m क्या एक फाइनाइट नंबर है, और अगर 1/m एक फाइनाइट नंबर है तो ये जो आपको दे रखा है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड इज़ ऑफ द कन्वर्जेंट नेचर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छा ठीक है, इतनी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो यहाँ पे आपको मैंने 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और इनके आंसर भी यहीं पे दे रखे हैं। आप इसे ज़रा सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके प्रॉब्लम को ज़रूर दूर करूँगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लीजिएगा होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 चारों नहीं आ रहा हमको। ठीक है, आप बताइएगा, लेकिन मुझे उम्मीद यह है कि आपसे कुछ ना कुछ जरूर सॉल्व हो जाएगा। पहला दूसरा तो आप यूँ सॉल्व करेंगे चुटकी बजा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो इंटीग्रेशन है आपके एनसीईआरटी में, ये इंटीग्रेशन दे रखा है क्लास 12th में, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से शो करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन वाले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन बड़ा इजी है। इसके जो है कन्वर्जेंट को चेक करना है और डाइवर्जेंट को चेक करना है। तो आपको ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड दिख रहा होगा, और मैंने आपको बता रखा था इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड में उस पॉइंट को ढूंढते हैं जिस पॉइंट पे क्या है वैल्यू इनफाइनाइट मिलने वाली है, और उसको हम टेंस टू 0 लेके चलते हैं और प्लस या माइनस एप्सिलॉन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करेगी, तो यहाँ पे हम 0 प्लस एप्सिलॉन कर लेंगे और एप्सिलॉन टेंस टू 0 कर लेंगे। इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद अपर लोअर लिमिट पुट करिए, लास्ट में एप्सिलॉन टेंस टू 0 करिए, जो भी वैल्यू आएगी आपको, अगर फाइनाइट मिलती है तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट मिलती है डाइवर्जेंट। यहाँ पे कन्वर्जेंट होगा बिकॉज यहाँ पे 2 इज़ अ फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके बड़े इत्मीनान से इन सॉल्यूशंस को देख लिया करना आप। ठीक है, वैसे PDF में शेयर करूँगा वीडियो अपलोड करने के 24 आवर बाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लो। ठीक है, ये कन्वर्जेंट होता है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे है। सोल्यूशन हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो याद कर लेना इसको। ये कन्वर्जेंट नेचर का होगा, अगर यहाँ पे x² भी आया तो भी कन्वर्जेंट नेचर का होगा। और दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है आपके DDU में और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं। ये अगर जो है इंटीग्रल जो है इंटीग्रेंट जो है इनफाइनाइट जा रहा है कहाँ, x=1 पे। अब 1 पे प्रॉब्लम है, तो 1 पे हम जाएंगे ही क्यों, 1 माइनस एप्सिलॉन कर लेते हैं और एप्सिलॉन टेंस टू 0 कर लेते हैं, तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। इसे इंटीग्रेट करिए, ये मिलेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करिए, ये मिलेगा, एप्सिलॉन टेंस टू 0 करिए, 2 मिल जाएगा, 2 इज अ फाइनाइट वैल्यू। और अगर वैल्यू फाइनाइट है तो भाई क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ऑलरेडी हम बता रहे हैं कि लिमिट की जो वैल्यू है अगर फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट है, और प्लस या माइनस इनफाइनाइट आती है तो डाइवर्जेंट हो जाता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अगर डिस्क्रिप्टिव आपका एग्जाम होता तो इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। मतलब ये मेरा प्रोडिक्शन था कि अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो इस बार ये आपके पेपर में जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन 110% से और था। ठीक है, पढ़ाते हुए मुझे अंदाज़ लग जाता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, और आप भी अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको 80% आइडिया लग जाता है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते हैं। तो देखो इसमें कोई बहुत नई बात नहीं की गई है, दोनों के दोनों जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड है। जहाँ पे वैल्यू जो है इनफाइनाइट टेंड करेगी उसको हम जो है, अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ x की जगह तो वैल्यू इनफाइनाइट चलेगी, यहाँ पे 0 पे इनफाइनाइट आ रही है, तो पहले इसको भी यहाँ पे -1 से 0 और 0 से 1 कर लेंगे, इसको भी मतलब दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे -1 और +1 को -1 से 0 और प्लस मतलब 0 से 1, और 0 पर प्रॉब्लम है तो 0 माइनस इनफाइनाइट कर लेंगे, 0 प्लस इनफाइनाइट कर लेंगे, और इसको इंटीग्रेशन करिए, अपर लोअर लिमिट पुट करिए, एप्सिलॉन टेंस टू 0 करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड में। और यहाँ आपको +6 यहाँ पे आंसर मिलने वाला है। वीडियो को पॉज करके इसे बड़े अच्छे से रीड कर लो, कुछ नहीं है, बड़ा इजी स्टेप है। ठीक है, प्रैक्टिस में आ जाएगा, क्वेश्चन देख के टिक कर दोगे विदाउट पेन एंड पेपर। चलो आगे बढ़ेंगे, मतलब विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो।
चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे दे रखा है, इसको भी जीरो पे ही प्रॉब्लम है। तो जीरो माइनस एप्सिलॉन कर लेंगे, जीरो प्लस एप्सिलॉन कर डेल्टा कर लेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे डेल्टा टेंड्स टू जीरो। आप एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 भी लेके चल सकते हैं, आपको जो मन में आए लेके चल सकते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा दोनों में से, क्योंकि यही दोनों सिम्बल्स यहाँ पे जो यूज में आते हैं। तो आप देखेंगे तो ये जो है नॉट एग्जिस्ट करेगा और ये डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है देखो, एक्स स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे। अभी मैंने क्वेश्चन पहले अंडर रूट 1 माइनस एक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो कि कन्वर्जेंट नेचर का था, और ये भी कन्वर्जेंट नेचर का ही होगा। सिद्धार्थ में पूछा गया क्वेश्चन है, DDU साल पूछ सकता था इसको भी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा इजी है, सॉल्व करेंगे। आपको पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है ये 1 एक्स इक्वल टू 1 पे जीरो दे रहेगा, तो 1 तक जाना नहीं है और 1 की जगह टी पुट कर लेना है, टी टेंस टू 1 कर लेना है, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे, टी टेंस टू 1 करेंगे, वैल्यू आपको π/2 एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। और अगर वैल्यू फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। तो सेकेंड लेक्चर आपका जो है यहाँ पे फिनिश होता है और इसके बाद जो है ओके 1 मिनट, सेकेंड लेक्चर यहाँ पे फिनिश नहीं होता है, थोड़ा सा अभी हम लोग जो है ये आपके लिए है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। एंड आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक देख लेते हैं टेस्ट का कन्वर्जेंस जो है। टेस्ट क्या होता है, एक कंप्रीहेंशन टेस्ट होता है। देखो जैसे मैंने जब सीरीज आपको पढ़ाया था तो सीरीज में मैंने कंप्रीहेंशन टेस्ट बताया था और वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कंप्रीहेंशन टेस्ट में कि अगर आपको मान लो कोई यहाँ पे जैसे f(x) g(x) दिया गया है, तो अगर g(x) जो है कन्वर्जेंट नेचर का है तो f(x) भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर g(x) डाइवर्जेंट नेचर का है तो f(x) भी डाइवर्ज हो जाएगा। आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि अगर मान लो कोई एक यहाँ पे छोटी चीज़ है, यहाँ पे एक बड़ी चीज़ है, और जब बड़ी चीज़ कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, तो इसकी क्या मजा है कि कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। और यहाँ पे छोटी चीज़ है और यहाँ पे एक बड़ी चीज़ है, और ये जब डाइवर्जेंट हो रहा है तो इनको भी डाइवर्ज होना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे ऐसे समझो एक छोटा सर्कल है, ये आप लोग हो, ये घर वाले हैं, घर वाले जो है ये घर वाले हैं और यहाँ आप लोग हो। घर वाले कोई रूल है उसमें बना दिए कि अभी जो है कोरोना का टाइम है, बाहर नहीं जाना है, एकदम बिल्कुल कन्वर्ज रहना है घर में, तो आपकी हिम्मत थोड़ी ना आप बाहर चले जाएंगे, आप कूद कूद के इधर उधर रहेंगे, बट इस बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे, कन्वर्जेंट ही रहेंगे, ठीक है। अब सेकंड कैसे लेते हैं, ये आप हैं, ये घर वाले हैं, कोरोना का टाइम चल रहा है, घर वाले बोले कि नहीं कन्वर्जेंट रहना है, घर में रहना है, लेकिन आप कूद के भाग गए बाहर, आप मतलब डाइवर्ज हो गए, ठीक है। और जैसे आप डाइवर्ज हो तो घर वाले भी क्या होंगे, आपको पकड़ने जाएंगे कि अरे भाई मेरा बेटा कोरोना में बाहर जा रहा है, कोरोना हो जाएगा इसको, तो घर वाले भी आपको पकड़ने जाएंगे ऐसे। ये जो यहाँ पे ऐसे बंद हो रहे थे, ये आपको ऐसे पकड़ने जाएंगे। तो अगर ये अंदर वाली डाइवर्ज हो रही है ना, तो जो बाहर वाली है ना ये भी डाइवर्ज हो जाएगी। बस यही केस है। पहले केस में मैंने ये बताया था कि अगर आपका f(x) जो है वो g(x) से छोटा या बराबर है, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। सेकेंड केस में बताया था अगर आपका g(x) जो है वो ऐसे कुछ इस तरीके से है और g(x) छोटा वाला डाइवर्ज होगा तो बड़ा वाला भी डाइवर्ज हो जाएगा। और यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। खैर आई होप कि आपको जो मैं अभी कोरोना का एग्जांपल लेकर समझाऊँ समझ में आ गया होगा उससे। कोलोरी जो दे रखा है यहाँ पे बस ये कह रहा है कि जो नीचे वाला ये g(x) है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जीरो हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी, टेंस टू इन्फाइनाइट हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन को आप जो है एक बार बड़े आराम से देख लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, यहाँ पे देखो जब इस n की वैल्यू जो है जब भी ग्रेटर देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट होगा, और जब लेस देन आर इक्वल टू 1 होगी तो डाइवर्जेंट होगा। इस क्वेश्चन को MCQ में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं अभी 20 MCQs आपको कराने वाला हूँ इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर, और वो क्वेश्चंस आपको बड़े जो है हेल्पफुल होंगे, और वहाँ से आपकी सारी थ्योरी भी रिवीजन हो जाएगी, सब कुछ आपको ईजी हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको कुछ ऐसा दे रखा है, आपको पता है कंपैरिजन टेस्ट में ये जो वैल्यू है हमने g(x) अपने पास से सपोज कर लिया, और ये जो f(x) है और जो g(x) है, लिमिट फॉर्म टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा था इनफाइनाइट सीरीज में, सेम वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, लिमिट फॉर्म टेस्ट ही अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे 10 मतलब वैल्यू इनकी जो लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट पे 1 आ जाएगी। अब दोनों का बिहेवियर सेम होगा। तो आपको पता है ये जो g(x) है ना 1/(x⁴) है, और 3/2 जो वैल्यू होती है ये 1 से बड़ी होती है। और अभी यहाँ पे आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, आपको बताया है कि जब इस x⁴n और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट। तो अगर g(x) कन्वर्जेंट है और f(x) इससे मतलब f(x) के साथ जब लिमिट फॉर्म अप्लाई किए
तो लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो लिमिट फॉर्म टेस्ट से दोनों का नेचर सेम होगा। तो अगर जी एक्स कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएंगे। ओके, तो अभी जो है आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेम ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, आप इसे यहाँ पे देखिए। ठीक है, एक मिनट, इस क्वेश्चन को मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो चलिए, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैं श्योर हूँ कि आ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे cos x अपन 1 + x² दिया है और 0 to इन्फाइनाइट है। तो देखो यहाँ पे 1/x² जो है, अगर हम जी सपोज कर लें, और इस cos x की औकात क्या है, औकात मीन्स इसका रेंज क्या है, +1 से -1, मतलब कि मॉड ऑफ cos x की वैल्यू, cos और sin x की वैल्यू अधिकतम 1 हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, तो अधिकतम यहाँ पे 1 आ सकता है। तो आपने जी एक्स इक्वल टू 1/1 + x² ले लिया। अब 1/1 + x² की अगर वैल्यू कन्वर्जेंट हो गई तो इसको कन्वर्जेंट होना पड़ेगा, और देखिए होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, जो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो आंसर आएगा। तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ना, ये tan इनवर्स x का जो है इंटीग्रेशन होता है इसका, और tan इनवर्स x जो है π/2 देता है फाइनली, 0 और इन्फाइनाइट अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो, और ये होता है कन्वर्जेंट। तो अगर g ऑफ x कन्वर्जेंट है भाई, तो इनको भी कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। ठीक है, ये MCQ क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो है इतना ही रखते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। इसे एक बार रीड कर लेना। ठीक है, और ये कंपैरिजन टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और आप देख सकते हैं कितने बार पूछा है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो सब्जेक्टिव में तो पूछेगा ही पूछेगा, मतलब अगर सब्जेक्टिव में पूछा है तो ऑब्जेक्टिव में तो पूछा जा सकता है। और इसे अपना एकदम लर्न बाई हार्ट कर लेना, कुछ नहीं करना है। जी एक्स की वैल्यू जब भी 1/x² ले लेंगे, 1/1 + x² ले लेंगे, तो cos x/1 + x² की वैल्यू लेस देन होती है 1/1 + x² से, लेस देन आर इक्वल टू। और यहाँ पे चूँकि cos x का जो रेंज होता है वो -1 से +1 होता है, मतलब मॉड ऑफ cos x 1 से छोटा ही होगा या बराबर होगा। ठीक है, छोटा या बराबर होगा, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। तो फिलहाल जो है आपका कंप्लीट टेस्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपसे और हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, MCQ टाइप के लगभग 20 क्वेश्चन। तो वो उसमें आपका क्या होगा, पूरा का पूरा थ्योरी रिवीजन हो जाएगा, और साथ ही साथ वो MCQ भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, एंड हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर, बाय एवरीवन।